वालेकुम जी। मैं हूं इब्राहिम सिराज पाशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप सब तक अपना यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूं। आप सबको तो पता है कि मैंने लास्ट ईयर 3 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गया था समर कैंप के लिए। वहाँ जाके मैंने काम किया था। तो जैसे ही मैंने अपनी स्टोरीज और पोस्ट सोशल मीडिया पर डालना शुरू की, तो लोगों के मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आप बताएं कि आपकी प्लेसमेंट कैसे हुई, सिलेक्शन कैसे हुई, वहाँ पे काम कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था, एक्सपोजर क्या मिला आपको वहाँ जाने के बाद, कौन से फ़ायदे हुए आपको वहाँ जाने के बाद, पे कैसी थी। तो ये सारे सवाल जो हैं मैंने अभी नोट डाउन किए हैं। और अभी मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था कि मैं आप लोगों तक क्या क्या चीज़ें पहुँचाऊँ। तो सो मेनी थॉट्स स्टार्टेड टू कम अप इन माई माइंड, और मैं बिल्कुल ही परेशान हो गया कि मैं आधे घंटे की वीडियो में या 10-15 मिनट की वीडियो में सब कुछ आप तक कैसे पहुंचा सकता हूं। मैंने फिर इसको 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया है जो मेरी डिस्कशन होगी आज की। वी विल डाइसेक्ट दिस डिस्कशन इनटू 4 स्टेजेस। नंबर 1 ये है कि मैं आपको अपनी प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैम की प्लेसमेंट कैसे हुई मेरी। क्योंकि मैं हंगरी में यहाँ यूरोप में पढ़ रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन बैठे बैठे समर में मुझे ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल कर सकूँ। तो वो प्लेसमेंट का जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा इस पहले पहली अपनी इस डिस्कशन में। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ जाने के बाद जो मैंने काम किया वहाँ पे 2.5 महीने, 2 से ढाई महीने जो मैंने वहाँ पे काम किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और मैं आपके साथ एडवांटेजेस भी शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे यूएस एक्सपीरियंस के बाद मिले। 3 महीने मैंने समर कैंप में काम तो किया, लेकिन उसके बाद जो मेरा पोर्टफोलियो कैसे इंक्रीज़ हुआ और उसके जो लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेजेस होंगे मेरी सीवी पे और मेरे फ्यूचर करियर पे, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एंड लास्टली मैं आपके साथ जो मेरे सिटीज़ के सिटीज़ का जो एक्सपीरियंस था मैं वो भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो मैंने सिटीज़ एक्सप्लोर किए वंस माय कैंप फिनिश्ड। तो वो भी ज़रूरी है आपके साथ डिस्कस करना। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तहम्मुल से काम लें और शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें पूरी वीडियो को, ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और जैसे ही मेरी डिस्कशन ख़त्म होगी वीडियो के लास्ट में, तो कोई 5 से 6 मिनट की जो एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें सारी फोटोग्राफी मैंने शो की है मेरे कैंप के एक्सपीरियंस की, और उसके बाद जो मैंने फिर सिटीज़ एक्सप्लोर की है उसके भी। तो प्लीज़ बियर विथ मी। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग माय कैंप प्लेसमेंट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी वो कैंप्स एरी एंड लुइस फाउंडेशन की तरफ से हुई थी। दोनों कैंप्स एक ही ओनर के हैं। और कैंप एरी जो है वो लड़कों के लिए है और कैंप लुइस जो है वो लड़कियों के लिए है। एंड दीज बोथ कैंप्स आर प्राइमरीली जूइश ट्रेडिशनल चिल्ड्रन कैंप्स। तो बच्चों के कैंप्स हैं ये। यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग होती है और एक्टिविटीज़ जो होती हैं समर्स में वो की जाती हैं। यहाँ पे जो ज्यूज़ हैं वो कैंपिंग को बड़ा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमारी जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है, जो ग्रूमिंग है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो हम कैंपिंग के थ्रू जो है वो ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। अब मैं आपको जब बताऊंगा कि ये बच्चे जो 4-5 साल के बच्चे जो होते हैं ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी उम्र क्या होती है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे बिल्कुल। जो 4-5-6 साल के बच्चे होते हैं, ये जो ज्यूज होते हैं, उनको उसी वक्त से ट्रेनिंग उनकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्पोर्ट्स होती हैं वहाँ पे कैंप्स में, मार्शल आर्ट्स उन बच्चों को सिखाया जाता है, फिटनेस उनकी जो है वो ठीक की जाती है, और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लाइक पार्कर, रॉक क्लाइंबिंग, फिशिंग, आर्चरी, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, सब कुछ जो है वो इनको बताया जाता है बच्चों को। तो अब आप देखें ना कि ये फ़र्क है हमारे बच्चों में और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है उनमें जो फ़र्क क्या होता है, कि वो लोग अपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ख्याल रखते हैं बचपन से ही। हम लोग तो कहते हैं कि भाई बच्चा 10 साल का हो जाए फिर वो स्कूल जाए फिर पढ़ना स्टार्ट करे, लेकिन ये 2-3 साल का बच्चा होता नहीं है कि इनकी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो खैर मेरी जो प्लेसमेंट थी वो इन कैंप्स में थी, बच्चों के कैंप में। तो अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CCUSA, जिसका फुल फॉर्म है कैंप काउंसलर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। CCUSA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे कैंप्स को के आपस में कोऑर्डिनेशन करती है। नाउ फॉर इंस्टेंस अमेरिका में कोई 200 से 300 कैंप्स हैं जो हर समर ऑपरेट करते हैं।
तो CCUSA जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन कैंप्स में रिक्रूट करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 60 कंट्रीज में ऑलमोस्ट वर्क करती है। फॉर इंस्टेंस यूके भी हो गया, USA भी हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये यहाँ पे बच्चों को जो है वो रिक्रूट करती है अपनी कैंप प्लेसमेंट के लिए। तो इसी तरह ये जो कैंप है CCUSA ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हंगरी में भी ऑपरेट करती है, और मैंने इसी के थ्रू अप्लाई किया था इन कैंप्स में। तो अब अवेलेबल पोजीशन क्या थी स्टूडेंट्स के लिए? दो पोजीशंस थी जी। एक पोजीशन थी कैंप काउंसलर की और दूसरी पोजीशन थी सपोर्ट स्टाफ की। तो दोनों का मैं आपको फ़र्क बता दूं। कैंप काउंसलर वो पोजीशन है, अगर उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको बच्चों की जो ट्रेनिंग जो होती है, जो आप कोई भी एक्टिविटीज़ जो मैंने सारी बताई, मार्शल आर्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, फिटनेस हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको बच्चों को करवानी पड़ती हैं। मतलब आपको बच्चों के साथ 24/7 जो है वो आपको टाइम गुजारना पड़ता है, और आपको उनको जो है वो स्किल्स जो भी आपको पर्टिकुलर जिसमें भी आपकी महारत है आप वो बच्चों को सिखाते हो। तो मैंने था कि मुझे शौक इसी में ही था कि मैं इसी कैंप काउंसलर वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करूं। तो जैसे ही मैंने एप्लीकेशन में वो अपना जो था वो सिलेक्ट किया, तो मुझे सेकंड डे पे ईमेल आ गई कि आप जो हैं वो इस पोजीशन के अप्लाई नहीं कर सकते। तो मुझे वजह ये बताई गई कि आप जो हैं वो इस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, और वहाँ पे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, 24/7 आपको बच्चों के साथ रहना पड़ता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज हो वो इंग्लिश हो, ताकि जो बच्चे हैं वो इसको समझ सकें। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन यही था कि मैं सपोर्ट स्टाफ के लिए अप्लाई करूं। सपोर्ट स्टाफ क्या है? सपोर्ट स्टाफ जो होता है वो वहाँ कैंप में जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड जो होती है और लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो जो स्टाफ है वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। मतलब फॉर इंस्टेंस उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन बच्चों के साथ होता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो फिर भी बच्चों के साथ रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बच्चों की ऑब्वियसली वो 2-2.5 महीने के लिए बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे वो उनकी अकोमोडेशन का ख्याल रखना और उनके मील्स का ख्याल रखना। मील्स का ख्याल रखने से मुराद ये है कि बच्चों की जो मील्स होती थी 3 टाइम्स अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों जो मील्स होती थी वो किचन स्टाफ जो था वो प्रिपेयर करता था। उसके बाद एक और स्टाफ होता था जिसको डाइनिंग हॉल स्टाफ कहा जाता है। अब डाइनिंग हॉल स्टाफ में मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी, मैं उस डाइनिंग हॉल स्टाफ का पार्ट था। मेरा काम ये था कि जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसे ही किचन स्टाफ जो प्रिपेयर करता है, उसके बाद जब ये बच्चे सारे आते हैं अपनी डाइनिंग टेबल्स पे बैठते हैं, तो मैं जो होता था वो उनको सर्व करता था, जो भी उनकी जो मील्स होती थी। तो यहाँ पे अब क्योंकि कुछ मेंटालिटी पाकिस्तान में ऐसी भी होती है कि ये कौन से काम जाके बाहर जाके लोग करना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी बैठ के रेस्टोरेंट्स में जाके बर्तन धो रहे हैं, डिश वॉशिंग कर रहे हैं, और कभी जाके लेबर वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कब सब काम इतने छोटे नहीं होते हैं, ये बंदों को करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो अपनी सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए ऐसे काम साइड पे हम पार्ट टाइम जॉब्स हमें करनी पड़ती हैं। और काम ऐसा ये कोई इतना छोटा काम नहीं होता है, ये हमारी ऑब्वियसली कोई प्रोफेशनल जॉब तो नहीं है। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं, हम ग्रेजुएट जब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपनी जो जॉब करेंगे वो अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड ही करेंगे। लेकिन एज ए स्टूडेंट जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई काम करने की, तो फिर हम देखते नहीं है कि कोई छोटा काम है कोई बड़ा काम है। हमारे लिए यही गनीमत होती है कि हमें कोई जॉब मिल जाती है, तो ताकि हम कर लें, तो 4 पैसे हमें मिल जाएं, ताकि फिर हमारा जो सर्वाइवल है यहाँ पे वो बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि स्कॉलरशिप कभी किसी को इतनी ज़्यादा मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो मसला होता है बंदे का गुजारा करने का। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम ये जॉब्स अमेरिका में, यूरोप में और यूके में ऐसी जॉब्स करते रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रेस्टोरेंट में जाके डिश वॉशिंग करता है, वहाँ पे इन कामों को कोई छोटा नहीं समझा जाता है, बड़ी इज्जत होती है इन कामों की भी। पाकिस्तान में ये टैबू है कि आप ऐसा काम करते हो तो बहुत ही गलत करते हो, लेकिन बाहर कोई टैबू नहीं है, हर बंदा ये काम करता है। और बड़े से बड़ा बंदा जो रिच बंदा होता है वो भी ऐसा काम कर रहा होता है वहाँ बैठ के। तो खैर मैं ये काम करता था कि मैं डाइनिंग हॉल स्टाफ में था और मैं बच्चों को फूड सर्व करता था। अब ये पूरा जो कैंप था मेरा 2.5 महीने का कैंप था, और इस कैंप में ऑब्वियसली मुझे फिर जो मैं काम करता था इसकी मुझे पे मिलती थी। अब मैं पे की थोड़ी बात करूंगा कि कितनी मिलती थी। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था।
2.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो पे जो हाईलाइट हुई हुई थी वो थी $2500 की। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि 2-2.5 महीने आप ये काम करो यूएस में तो बहुत ही कम पे है। तो मैं आपको इस बात का बताता चलूँ कि मुझे पता है कि मेरे जो फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनको 1 मंथ का $2500 मिल जाता है। तो मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ था फर्स्टली, तो मेरे कोई अकोमोडेशन चार्जेस नहीं थे और उसके बाद मुझे ये 3 टाइम्स मील भी देते थे, खाना भी देते थे मुझे। तो एक्सक्लूडिंग मील्स एंड अकोमोडेशन मुझे उसके बाद $2500 मिलता था, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मुनासिब है। क्योंकि अगर आप इवन 1 मंथ में $2500 कमाओ, उसके बाद भी आपकी यूएस में अकोमोडेशन इतनी महंगी होती है कि $500 से $600 पर मंथ तो आपकी वो अकोमोडेशन में जाते हैं। फिर आप 1 महीने में खाते हो, पीते हो, ग्रोसरीज एंड स्टफ करते हो, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे तो अकोमोडेशन और इस फूड का मसला नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा स्पॉन्सर्ड था बाय द कैंप। उसके अलावा जो मुझे काम के पैसे मिले वो 2.5 महीने के $2500 मिले। और क्या चीज़ रह गई, और चीज़ ये रह गई कि उस कैंप में मेरी फ्रेंडशिप वगैरह बड़ी अच्छी हुई दोस्तों के साथ। मैक्सिकन्स होते थे, पॉलिश कुछ लड़के थे और कुछ हंगेरियंस थे जो आए थे वहाँ पे कैंप में काम करने के लिए। हमारी बड़ा ही अच्छा टेन्योर गया 2-2.5 महीने का, बड़ा ही मज़ा किया हमने उस पूरे कैंप में। तो ये था मेरी कैंप की प्लेसमेंट के बारे में। अब जहाँ-जहाँ पे सीसी यूएसए जो है वो ऑपरेट होती है, मुझे पाकिस्तान का तो पता है कि वहाँ पे ऑपरेट नहीं होती है, लेकिन ये 60 कंट्रीज़ है जहाँ पे ये ऑपरेट होती है। तो अगर किसी ने अप्लाई करना है और प्लेसमेंट लेनी है कैंप में, तो वो सीसी यूएसए के थ्रू जो है वो अपनी प्लेसमेंट करवा सकता है। बाकी कैंप्स एरी एंड लुइस का जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ जाने के बाद वो जो है वो पढ़ सकें, उस कैंप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। आई गेस दैट्स प्रिटी मच अबाउट इट फॉर कैंप प्लेसमेंट। So now let's start discussing the advantages of spending 3 consecutive months in United States of America. फ़ायदा मुझे क्या हुआ यूएस में 3 महीना समर कैंप में काम करने का? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे J1 वीज़ा ग्रांट किया गया। आप जब अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारी वीज़ा टाइप्स होती हैं जो आपको ऑप्शंस में दी जाती हैं, और मोस्टली जो स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं वो लोग F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि I-20 फॉर्म जिसकी ज़रूरत होती है उसके लिए। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं यूएस में, उन्होंने मुझे बताया कि हम जब ग्रेजुएट कर जाएंगे तो हमें फिर ये जो F1 वीज़ा है वो फिर हमें J1 वीज़ा में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, उसके बाद फिर हमें काम करने के लिए हमें वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और हमारा जो वीज़ा फिर होगा वो F1 से J1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो J1 वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, और वो जो बंदा पहले यूएस के लिए अप्लाई करता है उनको मिलता ही नहीं है J1 का जो वीज़ा होता है। वो आप 5-6 साल यूएस में आप पढ़ते हो, गुजारते हो, फिर वो आपकी इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो देखती है कि हाँ आपने इतना अरसा गुजारा है, फिर वो आपको वर्क वीज़ा अलॉट करते हैं। लेकिन सीसी यूएसए ऑर्गेनाइजेशन ने आपको डायरेक्टली मुझे जो है वो वर्क वीज़ा ग्रांट किया, J1 टाइप जो है। तो अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये मिला कि अब मैं, क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैं अमेरिका अप्लाई करता हूँ काम करने के लिए, तो मुझे प्रेफरेंस मिल सकती है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वर्क वीज़ा एक बार मिला हुआ है। तो मेरा ये जो रिकॉर्ड है उसमें ऑलरेडी वर्क वीज़ा जो है वो J1 आ चुका है। सेकंड जो फ़ायदा मुझे हुआ वो ये था कि मुझे वहाँ जाने के बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर अलॉट किया गया। अब ये सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है, जो कि यूएस सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको अलॉट करती है, ये आपको लीगली इंटाइटल करता है कि आप वहाँ जाके वर्क करें। मतलब अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आप लीगली वहाँ पे वर्क कर सकते हो। अब लीगली वर्क कैसे कर सकते हो कि फॉर इंस्टेंस एक बंदे को यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा मिला और वो वहाँ जाके काम करना शुरू हो गया किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो लीगली वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास एसएसएन नहीं है। अब वो वहाँ पे काम करेगा तो वो कैश पे काम करेगा, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा उसकी काम करने का, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सोशल सिक्योरिटी नंबर जब आपको मिलता है तो आपका जो भी आप काम करते हो वो आपका लीगली रिकॉर्ड होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इमिग्रेशन ऑफिस इसको रिकॉर्ड करती है और आपका प्रॉपर तरीके से टैक्स फाइल होता है। तो मैंने बाकायदा जो 2.5 महीने काम किया मैंने उसका टैक्स पे किया है। तो वो उस टैक्स पे किया, उसके बाद फिर मैंने वापस आने के बाद टैक्स फाइल किया यूएस का। तो उसके बाद फिर ये मुझे फ़ायदा होगा कि अब मैंने काम भी वहाँ किया हुआ है तो मेरा टैक्स भी फाइल हो चुका है, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है वर्क एक्सपीरियंस के लिए। मुझे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा J1 वर्क वीज़ा का और सोशल सिक्योरिटी नंबर का। ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड ये है जो मुझे अलॉट किया गया था, और J1 वीज़ा जो है वो इस तरह का होता है वीज़ा जो मुझे अलॉट किया गया था। एक और भी बात है, जब आप पाकिस्तान से यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। पाकिस्तान से यूएस का वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और मैंने मोस्टली स्टूडेंट से बात की है, उनको एडमिशन मिल भी जाता है यूनिवर्सिटी में। वो इवन वर्क वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई करते, वो अप्लाई भी करते हैं तो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और वो फ़ीस भी भर लेते हैं यूनिवर्सिटी की, फिर भी उनको वीज़ा नहीं मिलता है। तो बहुत ही कम वीज़ा मिलता है पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स का। तो एक यूरोप का एक एडवांटेज ये भी हुआ कि यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट नहीं हुई। और ऊपर से इवन इफ़ कि मैं यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद अगर मैं अप्लाई ना करूँ काम के लिए यूएस में, तो मैं ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए तो किसी हाल में भी अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक वीज़ा लगा हुआ है पासपोर्ट में, और उन्होंने देखा भी है कि मैंने काम किया और मैं काम करके वापस आ गया अपने होम कंट्री। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है बंदे का कि आप काम करो और आप वापस आ जाओ, मतलब आपका प्लान नहीं है वहाँ पे स्टे करने का। तो ये एक पॉजिटिव रिकॉर्ड आता है। तो अगर मैं अभी ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई करूँगा तो मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह मुझे कोई इशू ऐसा कोई सच आएगा मेरी ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। और लास्ट एक एडवांटेज मुझे ये भी हुआ कि मैं समर्स में फ्री था, वैसे भी मेरा पहला साल था, और पहला नहीं बल्कि दूसरा साल था, और मैं बैठा रहता वेकेशंस में और आगे पीछे कोई काम करने का नहीं था। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली तो क्यों बंदा अवेल ना करे इस अपॉर्चुनिटी को। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बंदे को, 3 महीना बंदा जाए वहाँ पे काम करे और उसको आपको पैसे भी मिले उसके आपके, फिर आप यूएस जाओ, आप सिटीज़ भी एक्सप्लोर करो। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। लास्टली मैं आप सबके साथ अपना ट्रिप्स वाला एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सिटीज़ एक्सप्लोर किए जब मेरा कैंप ख़त्म हो गया। मेरा कैंप स्टार्ट हुआ था जून के स्टार्ट में, जून के फर्स्ट वीक में मैंने फ़्लाइट ली थी अपनी बुडापेस्ट से न्यूयॉर्क सिटी की, और मेरी जो रिटर्न फ़्लाइट थी वो सितंबर के फर्स्ट वीक में थी। मेरा जो कैंप था वो जून से मिड ऑफ अगस्त तक चला था, तो मेरा कैंप फिनिश हो गया था बाय 15th ऑफ अगस्त। और 15th ऑफ अगस्त से लेके फिर मेरी जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फ़्लाइट थी, तो मेरे पास कोई अराउंड 15 to 20 डेज़ थे कि मैं जो यूएस के डिफरेंट सिटीज़ है मैं वो एक्सप्लोर कर सकूं। तो मैंने उस टाइम को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज़ किया, मैं आप सबको बताऊंगा उस बारे में। अच्छा, 2 सिटीज़ तो मैंने उसी दौरान एक्सप्लोर कर लिए थे जब मेरा कैंप चल रहा था, क्योंकि वीक में हम लोग वीक के 6 दिनों में हम लोग काम करते थे, 6 डेज़ वर वर्किंग डेज़, और एक हमें डे ऑफ मिलता था जिसमें हमें फिर कैंप वाले ही हमें ट्रिप पे लेके जाया करते थे। तो कैंप क्योंकि मैरीलैंड में था, पेंसिल्वेनिया भी बहुत करीब था हमारे, और वॉशिंगटन डीसी भी हमारे बहुत करीब था, और बाल्टीमोर सिटी भी हमारे बहुत करीब था। तो हम लोग जो थे वॉशिंगटन डीसी भी हमने एक्सप्लोर किया और हमने बाल्टीमोर भी एक्सप्लोर किया। वॉशिंगटन डीसी में ऑब्वियसली वाइट हाउस हमने देखा, और नासा हेडक्वार्टर्स हमने देखा, वहाँ पे जो गया मैं, म्यूज़ियम्स थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे, वो भी मैंने एक्सप्लोर किए। और वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल था वहाँ पे, वो भी बड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग जगह थी देखने की। यूनाइटेड स्टेट्स पार्लियामेंट जो कैपिटल बिल्डिंग होती है वहाँ भी मैं गया, अंदर से मैंने वो बिल्डिंग भी देखी। वो अब आगे सारे वो फ़ोटोज़ वगैरह और इमेजेस आएंगी वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं वीडियोस वगैरह जो भी मैंने ली थी। अब सारी वीडियो के एंड में वो मैं क्लिप चलाऊंगा एक, जिसमें सारा मेरा जो है वो इमेजेस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने बॉस्टन में भी ट्रिप लगाया था एक, और बॉस्टन में ट्रिप लगाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो बॉस्टन में है, कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज के अंदर। बॉस्टन में कैम्ब्रिज है और कैम्ब्रिज के अंदर दोनों ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लोकेटेड हैं।
अच्छा, सबसे मज़े वाली मैं आपको बात बताऊँ, मैंने क्योंकि मेरी ये ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैंने दोनों में अपना जो टूर था वो ऑलरेडी एडवांस में बुक करवा लिया था ताकि मैं एट अ टाइम वहाँ पे जाऊँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो मुझे ये ना कहें कि ये बंद पड़ी हुई हैं या हम आपको अंदर आने नहीं दे सकते। तो मैंने पहले से ही इनकी रिज़र्वेशन जो थी वो करवाई हुई थी, एमआईटी की भी और हार्वर्ड की भी। तो मुझे याद है मैं जब एमआईटी गया वहाँ पे, मैंने वो सारी यूनिवर्सिटी जो उनका गाइडेड टूर था मैंने अटेंड किया, क्लासेस वगैरह एक्सप्लोर की, उनकी लेबोरेटरीज वगैरह एक्सप्लोर की। तो मेरा जो टूर था वो ख़त्म हुआ 12:30, और फिर जो 1 बजे मेरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टूर स्टार्ट होने वाला था। तो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज एंड आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एज वेल कि अब आधा घंटा है मेरे पास और मैं कैसे एमआईटी से हार्वर्ड जाऊंगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे लेनी पड़ रही थी, बसेस मुझे लेनी पड़ रही थी, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल आपस में मिली हुई हैं। इट्स ओनली 10 मिनट्स वॉक दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखें वर्ल्ड की दो टॉप नॉच्ड यूनिवर्सिटीज़, दोनों बॉस्टन में और दोनों 10 मिनट के फासले पे। तो जब मैंने गूगल मैप में लगाया कि यार मुझे अभी जाना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टूर के लिए, तो बाय बस जो रूट आ रहा था वो कोई 45 मिनट्स का आ रहा था, और बाय वॉक ओनली 10 मिनट्स का आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ साथ हैं और बंदा साथ ही एक्सप्लोर कर लेगा। तो खैर मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर की और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, नो डाउट इनको वर्ल्ड का अगर नंबर 1 और नंबर 2 रैंक मिला हुआ है तो वो किसी वजह से ही मिला हुआ है। तो सबकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, और ज़रूर सब जाएं ज़िंदगी में। अगर आपकी एडमिशन तो होती नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वो तो बड़े ही नसीब वाले होते हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको ज़िंदगी में टाइम मिले तो ये एक यूनिवर्सिटीज़ आप बाहर से देख लें, आपका दिल जो है वो मुतमईन हो जाएगा कि हाँ दुनिया में जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है, कैसे होती है। अच्छा, और एक और सिटी जो मैंने एक्सप्लोर किया वो डेलस मैंने एक्सप्लोर किया, वो जो कि टेक्सास स्टेट में आता है। वो उस सिटी एक्सप्लोर करने का रीज़न ये था कि मेरे फादर के जो अंकल हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और मेरा एक दोस्त है, सभी नाम है उसका, वो भी वहाँ पे पढ़ता है। तो उन दोनों ने मुझे इनवाइट किया था पर्सनली कि आप के पास अगर टाइम है तो आप आएँ और डेलस भी एक्सप्लोर करें। तो उसकी पिक्चर्स वगैरह भी वीडियो के एंड में मैं चलाऊँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो और लास्टली जो सबसे बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस था वो था न्यूयॉर्क सिटी का। नहीं जी, मुझे लगता है कि आज बहुत सारी डिस्कशन हो गई मेरे यूएस के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं आप सबसे अपने न्यूयॉर्क सिटी के एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करता तो मेरी आज की डिस्कशन बिल्कुल अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ अभी। मैंने आज तक जितने भी सिटीज़ एक्सप्लोर किए हैं, यूरोप में एम्स्टर्डम गया हूँ, पेरिस गया हूँ, ग्रीस में एथेंस गया हूँ, पोलैंड के सिटीज़ एक्सप्लोर किए हैं, रोमेनिया गया हूँ, हंगरी में बुदापेस्ट एक्सप्लोर किया है, लेकिन जैसा न्यूयॉर्क है वैसा कोई सिटी नहीं है। न्यूयॉर्क कम्स एट द टॉप। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या-क्या देखा और वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो बंदे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। A bit of introduction about the New York City itself. This city is known as the City of Big Apple. निकनेम है इसका, बिग एप्पल कहा जाता है इसको। और ये जो सिटी है ये 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे जो है वो बेस्ड है। अब 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन से हैं? सबसे पहला है मैनहट्टन, देन कम्स स्टेटन आइलैंड, देन कम्स क्वींस, ब्रुकलिन एंड देन ब्रॉन्क्स। ये 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिस पे न्यूयॉर्क सिटी जो है वो मुश्तमिल है। अच्छा, न्यूयॉर्क खुद तो एक स्टेट है, मैं न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहा हूँ। मेरा शुरू में प्लान था कि मैं 1 या 2 दिन एक्सप्लोर करूंगा न्यूयॉर्क, फिर मैं किसी और शहर में निकल जाऊंगा। न्यूयॉर्क का एक ट्विन सिटी है जिसको हम न्यू जर्सी कहते हैं, जर्सी सिटी कहते हैं उसको, वो भी मुझे देखना था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार न्यूयॉर्क में क्या क्या है देखने के लिए, तो 2 दिन बहुत कम पड़ गए यार एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब क्या नहीं है न्यूयॉर्क में। मैं अभी ये मेरे पास पूरी लिस्ट है जो मैंने चीज़ें देखी हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि मैंने पूरा न्यूयॉर्क देखा नहीं है। 7 डेज आई स्टेड इन न्यूयॉर्क सिटी, और 7 दिन मुझे अकोमोडेट किया था एक पिटारियन ने, पिटारियन अंकल थे। तो एक ये भी फ़ायदा है पिटारियन होने का कि ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, आपकी कहीं भी हेल्प कर देते हैं। मैंने उनको सोशल मीडिया पे टेक्स्ट किया था कि
मैं 7 डेज़ के लिए आना चाह रहा हूँ न्यूयॉर्क सिटी, तो क्या आप मुझे अकोमोडेट कर सकते हैं? और उन्होंने जेनरसली मुझे कहा कि यू आर पिटारियन और तुम आ सकते हो, जब तुम्हारा जितने दिन तुम्हारा दिल करता है यहाँ पे तुम रहो मेरे साथ, नो प्रॉब्लम। वो वहाँ पे काम करते हैं। तो पिटारियन होने का मुझे ये फ़ायदा मिला था कि मुझे वहाँ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, क्वींस के अंदर मुझे अकोमोडेशन 7 दिन की मिल गई थी। और अगर मैं अपने पैसों पे रहता तो मैं 2 दिन से ज़्यादा रह भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने जब अकोमोडेशन प्राइसेस चेक की थी तो पर नाइट का कोई $100 था, जो रेंट था। तो बहुत ही एक्सपेंसिव था सिटी, लेकिन थैंक्स टू दैट पिटारियन अंकल ऑफ माइन जिसने मुझे अकोमोडेट किया अपने घर में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूयॉर्क में क्या क्या है। जो मैनहट्टन है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन जगह है वो आता है टाइम्स स्क्वायर। स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी। और कहा जाता है कि अगर आपने न्यूयॉर्क सिटी में टाइम स्क्वायर नहीं देखा तो आपने फिर कुछ भी नहीं देखा। इट्स जस्ट लाइक अ नेबरहुड। इसको आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, फूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं। मल्टीपल सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। और लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी जो जाते हैं वो टाइम स्क्वायर तो उनकी मस्ट गो लिस्ट में होता है। यू नो वॉट, द ब्लैक लेडी जिसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क सिटी में है। और ब्रुकलिन जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस बीचेस भी हैं। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और इट इज़ द होम ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की और जनरल असेंबली की जब हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो पब्लिक स्पीकिंग इवेंट है उसकी बात करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ, तो सिमुलेशन तो हमने बहुत ज़्यादा की है, डिबेटिंग तो बहुत की है, लेकिन लाइव उसको देखना जनरल असेंबली को, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो कि ट्विन टावर्स 9/11 के अटैक में जो डिस्ट्रॉय हो गए थे उसके बाद उन्होंने एक वन ट्रेड सेंटर बनाया है, एक ही बड़ी बिल्डिंग बनाई है वहाँ पे। और क्वींस जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वहाँ पे बहुत ही बड़ा रिलीजियस सेंटर है, अल खुई फाउंडेशन, इमाम अल खुई फाउंडेशन। और इसके बारे में तो मुझे लगता है कि मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी इस फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ इनकी जो रिलीजियस एक्टिविटी है उससे। इवेंट्स तो वहाँ पे होते ही होते हैं, लेकिन जो फिर बच्चों की तरबियत होती है, रिलीजियस एजुकेशन होती है, स्कूल्स वगैरह जो वहाँ इनके हैं पर्सनली बहुत ही अच्छे हैं। मैंने ईद उल अज़हा की नमाज़ यहाँ पढ़ी थी और ईद गदीर भी जो थी वो भी मैंने यहीं पे की थी। उसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी की एक और ख़ासियत ये है कि वहाँ पे डे लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और नाइट लाइफ टोटली डिफरेंट होती है। तो मैंने तो दोनों ही अटेंड किए हैं। मैं तो कोई सुबह को 8-9 बजे निकल जाता था घर से और फिर रात को अराउंड 12 लेट नाइट में आता था घर पे। तो मतलब मैं तो पूरा दिन शहर में ही चल रहा होता था, मेरा तो दिल ही नहीं करता था कि मैं वापस जाऊं घर पे, इतना मुझे मज़ा आता था। और ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं न्यूयॉर्क सिटी में। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 2 न्यूयॉर्क स्टेट में हैं और एक न्यू जर्सी में है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये दोनों आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये दोनों न्यूयॉर्क सिटी, एक न्यूयॉर्क सिटी में है और एक न्यूयॉर्क स्टेट में है। और दूसरी जो न्यू जर्सी में है वो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। मुझे बहुत जाने का शौक़ था यहाँ पे प्रिंसटन में, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका क्योंकि वॉज ऑल अबाउट माई न्यूयॉर्क सिटीज़ एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी और एक ही फ़्लो में डिस्कस करना भी इनको बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोगों के दिमाग में जो बातें हैं वो बैठ जाएं। और अभी भी आपको कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें और जो भी आपको क्यूरीज़ होंगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हर सवाल का जवाब मैं दे सकूँ। एंड ये 5 मिनट का एक क्लिप चलेगा मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद, जिसमें सारी फ़ोटोग्राफ़ी शो होगी मेरे कैंप की भी और जो सिटीज़ मैंने एक्सप्लोर की हैं उनकी भी। अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी है, ज़रूर देखें। Thank you very much guys once again for watching my video, and if you really like this video must subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Fi amanillah. God bless you.